नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 24 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख एडिटोरियल्स और न्यूज़ आर्टिकल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। सबसे पहले तो हम इसका संदर्भ समझ लेते हैं। तो इसका संदर्भ क्या है? तो अभी हाल ही में सितंबर 15 सितंबर को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया लोकतंत्र का। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को मनाया गया और इस अवसर पर पूरी दुनिया में लोकतंत्र शासन के संदर्भ में विविध प्रकार से रिव्यू वगैरह किए गए हैं। ठीक है, किस देश में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थिति है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। तो इस लेख के संदर्भ में भी इस पर चर्चा की गई है, जिसमें मुख्य रूप से भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है इस पर चर्चा की गई है और लोकतंत्र के तहत किस चीज़ का ज़्यादा महत्व है, इसको महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य रूप से इसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि जो लोग लोकतंत्र में रहने वाले होते हैं, उन लोगों की जो प्रसन्नता होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वह लोग उस व्यवस्था से कितने खुश हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयासों को किए जाने की ज़रूरत है। तो इसके तहत कुछ और बातें हैं जिसको हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो संदर्भ मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ द्वारा 15 सितंबर को लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया, जिसमें वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र की स्थिति के मूल्यांकन की बात कही गई। भारत में भी लोकतंत्र की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है और इसके तहत ये देखा जाना जरूरी है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो कहाँ तक सफल है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको उसे और बेहतर बनाए जाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको समझने की हमें ज़रूरत है। जब भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में बात कही जाती है तो हमें ये जानना होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें बहुत सारे जो दल होते हैं वो नियमित चुनाव व्यवस्था में भाग लेते हैं। इसमें 18 साल के जितने भी व्यक्ति हैं, ठीक है, महिला और पुरुष, उनको भेदभाव रहित निर्वाचन अधिकार दिया गया है। ठीक है, वोट डालने का अधिकार दिया गया है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है। चुनाव के बाद यहाँ पे नियमितता से सरकार बदलती रही है, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का परिवर्तन देखा जाता है। या तो वो एक ही दल की सरकार होती है या फिर दूसरे दल की सरकार देखी जाती है। भारत में लोकतंत्र के तहत ही स्वतंत्र प्रेस और न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारत में संविधान के तहत मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन मूल अधिकारों को अगर लिया जाता है, मूल अधिकारों से हटके अगर कुछ काम किया जाता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमें उपलब्ध है। तो कहने की बात यह है कि भारत में अगर संस्थागत आधार पर देखें, ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि भारत जो है संस्थागत के आधार पर या फिर सिद्धांतों के आधार पर एक सफल लोकतंत्र है। लेकिन हमें साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि केवल संस्था के आधार पर, केवल नियमों और सिद्धांतों के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना से वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। हमें उस देश में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास और उनकी जीवन स्थिति और प्रसन्नता को भी मापना जरूरी है। ठीक है, यानी हमें यह भी देखना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं वो उस लोकतंत्र की व्यवस्था से या अपने खुद के जीवन से कितना खुश हैं, और इसी से आपको किसी व्यवस्था को बेहतर ढंग से मापने में सहायता मिल सकती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर नागरिकों की प्रसन्नता की स्थिति को देखें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें अगर टॉप 10 देशों की बात करें तो इसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के लोकतंत्र ही हैं। अगर यूएस की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वो टॉप 20 में है। लेकिन अगर भारत के स्थान की बात करें तो 153 देशों में भारत का स्थान 144वां है और ये काफ़ी चिंता का विषय है।
अगर पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रही है, और यही कारण है कि यह आलेख ये बताता है कि हमें इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यह जरूरी क्यों है? तो लेखक का यह मत है कि जो भी लोकतंत्र होता है वो केवल संस्थाओं के आधार पर निर्माण नहीं होता, उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी प्रसन्नता से निर्मित होता है, जिसमें वी द पीपल, ठीक है, वी द पीपल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और यह जो लोग हैं जब तक उस व्यवस्था में खुश नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र को आप सफल नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब इसके संदर्भ में लेखक द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जितने भी नेता हुए हैं उनके उदाहरणों को दिया गया है और बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो नेता हुए हैं उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के तहत ऐसे संस्थानों के निर्माण पर बल दिया जो न्याय और जीवन को पूर्ण रूप से जीने में लोगों को सक्षम बनाए। यानी एक और तो वो जस्टिस को क्रिएट करे, ठीक है, एक और तो वो न्याय की बात करे, वहीं दूसरी ओर लोग अपने जीवन को फुलफिलमेंट कर सकें, लोग अपने जीवन को, ठीक है, पूर्णता से जी सकें, इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। और इसमें हमें यह चीज़ महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी होगी कि जो ये ऐसी संस्थाएं निर्मित होती हैं वो केवल और केवल सरकार का ही भागीदारी से निर्मित नहीं होती, इसमें मुख्य रूप से जनता की भी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, तभी ऐसी संस्थाएं निर्मित होंगी जो लोगों को पूर्ण रूप से जीने में सक्षम बनाए। अब इसके संदर्भ में लेखक जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का योगदान देते हैं, अमेरिका का उदाहरण देते हैं, जिसमें बताते हैं कि 1960 के दशक से ही अमेरिका में, ठीक है, नागरिक आंदोलनों के संदर्भ में, सिविल नागरिक अधिकार आंदोलनों के संदर्भ में 3 प्रकार के आंदोलनों की श्रृंखलाएं देखी गई, ठीक है, जो अभी काफी हद तक वर्तमान में भी जारी है। एक आंदोलन देखा गया अश्वेतों के अधिकार से संबंधित, एक आंदोलन देखा गया महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित, और एक आंदोलन देखा गया लैंगिक स्वतंत्रता से संबंधित। लैंगिक स्वतंत्रता के तहत एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित किए जाने की मांग कही गई। अब लेखक का यह तर्क है कि ये जो तीनों जो आंदोलन चले हैं अमेरिका में 1960 के बाद से, ये ना केवल बहुत सफल रहे और आगे चलकर राज्य ने भी जो है इनका अनुसरण करके कानूनों और संस्थाओं का निर्माण किया। इस प्रकार से लेखक ये कहते हैं कि ये जो तीनों नागरिक आंदोलन है यह जो है सरकार को जो है सरकार द्वारा आगे नहीं बढ़ाए गए बल्कि जनता द्वारा आगे बढ़ाए गए प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप लोकतंत्र की बात करेंगे तो उसमें लोगों की बात होनी महत्वपूर्ण है, और लोगों को खुश मानने के लिए, लोगों को जो है उस व्यवस्था में भागीदारी देने के लिए यह जरूरी है कि आप उनकी इच्छाओं की ध्यान रखें। ठीक है, इसके तहत हमें राज्य की भूमिका को भी ध्यान में रखना होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना होना चाहिए। लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना इस आधार पर होना चाहिए कि वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है जीवन को जी सकें। इसके तहत अमर्त्य सेन का नाम भी महत्वपूर्ण है, और अमर्त्य सेन द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है, एक महत्वपूर्ण संकल्पना दी गई है जिसको कहा जाता है कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, क्षमता का दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के तहत मूल रूप से ये माना जाता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो तब तक अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं कर पाएगा, अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से आनंद तब तक नहीं ले पाएगा जब तक उसके समक्ष विकल्पों की उपस्थिति ना हो। और यह जो विकल्प हैं वो तभी इसका पूर्ण लाभ ले सकता है जब उसकी जो मूल क्षमताएं हैं, ठीक है, जब उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो विकसित हों। और यह जो मूल क्षमताएं हैं इनको विकास करने में शिक्षा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जो
अमर्त्य सेन का जो दृष्टिकोण है वो कहता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाता है। तो लोकतंत्र के संदर्भ में भी इस बात को कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश के द्वारा व्यक्ति को सक्षम नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, और जब व्यक्तित्व का व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक वो गरीबी, जाति व्यवस्था, महिलाओं पे होने वाले सामाजिक भेदभाव, ऐसी बाधाओं से हटता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों का ये भूमिका होनी चाहिए कि वो जो देश के जो नागरिक हैं, ठीक है, उनकी क्षमताओं के विकास करने पर कार्य करें, और साथ ही साथ अगर उनकी क्षमताओं को कोई बाधित करने वाली जो चीजें हैं उसको भी दूर करने के लिए कार्य करें, जैसे कि गरीबी, जाति व्यवस्था आदि। अगर इन कार्यों को किया जाएगा तो निश्चित रूप से न केवल व्यक्तियों की क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि उसके द्वारा अपनी जो योग्यता है वह भी वह पूरी तरीके से प्राप्त कर पाएगा, जिसके चलते व्यक्ति उस व्यवस्था में अधिक खुश अपने आप को पा सकता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में हमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, और अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही HDI रैंकिंग, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, और इसमें भी भारत का बहुत अच्छा स्थान नहीं है। जैसे कि 2019 की रैंकिंग ये बताती है कि 189 देशों में 189 देशों में भारत का स्थान 129वां है, जो बहुत अच्छा नहीं है। यही कारण है कि लोकतंत्र में लोग अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें, और उन क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के माध्यम से लोग अधिक से अधिक खुश रह सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हमें इस पे और कार्य करना होगा। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए, हमें मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान देना होगा कि आप केवल और केवल इंस्टीट्यूशंस को बना दें, केवल और केवल संस्थाओं का निर्माण कर दें, नियम कानून विनियमनों को बना दें, तो इससे आपका लोकतंत्र सफल नहीं होगा। इसमें नागरिकों की भी प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें लोगों के मत को ध्यान में रखना चाहिए सरकारों द्वारा, और इसको अपने नीति निर्णयन में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। साथ ही साथ लोग अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास अपना कर सकें। ठीक है, उसके लिए नागरिकों को स्वतंत्रता देने की जरूरत है, और इसके संदर्भ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर निवेश को बढ़ाया जाना भी अनिवार्य है। ठीक है, वर्तमान कोविड-19 के दौर में तो इस पे और ज़्यादा ध्यान दिया जाना ज़रूरी है, और इस पूरी आपदा की स्थिति में सभी जो नागरिक हैं वो अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें, अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जी सकें, इसके लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ संकल्पनाएं हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, और इसके आधार पर इसको आप बेहतर रूप से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है पेज नंबर 6 से लिया गया है, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से क्या बात कही गई है? तो जैसा कि हेडिंग से पता चलता है, मुख्य रूप से इसमें बात की गई है महिला नेतृत्व के बारे में। ठीक है, महिला नेतृत्व की स्थिति वैश्विक स्तर पर किस प्रकार की है, और इसके साथ ही साथ भारत में इसकी क्या स्थिति है, इसको जो है बताने का प्रयास किया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो संदर्भ इसका क्या है? तो इसमें 3 देशों का उदाहरण दिया गया है, जिनका नाम है जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड। ये जो 3 देश हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया कोविड-19 से निपटने में काफ़ी अच्छा, और जब ये देखा गया कि आखिर ऐसा क्यों है, तो ये पाया गया कि इन तीनों ही देशों में जो यहाँ की यहाँ की जो प्रमुख हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं, वो महिला हैं, और महिला प्रमुख होने के चलते वो कोविड-19 से ज़्यादा बेहतर कर पाए हैं। ठीक है, ज़्यादा बेहतर निपट पाए हैं। इसी के संदर्भ में एक यूएन की हालिया रिपोर्ट भी बताती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे राज्य जो हैं जहां पे महिला गवर्नर थी, उन्होंने काफ़ी बेहतर किया। वहां पे जो मृत्यु दर थी, मॉर्टेलिटी रेट था, वो भी जो है कम रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि महिलाओं द्वारा जो है काफ़ी बेहतर कार्य किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में, विशेषकर स्वास्थ्य के संदर्भ में काफ़ी बेहतर कार्य किया गया, जिसके चलते कोविड-19 से निपटने में वो सक्षम हो सके। अब इसी के आधार पर लेखक का मत ये रहा है कि हमें
वर्तमान में जो महिला नेतृत्व को लेकर विविध प्रकार की शंकाएं की जाती हैं उसको जो है दूर करना चाहिए और इसी के आधार पर जो है हमें महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो ना केवल वैश्विक स्तर पे हो बल्कि भारत के स्तर पे भी इसको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। अब इसमें भारत के प्रयासों के बारे में हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई और इसमें जो 1/3 ग्राम प्रधान के पद थे उनको महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। अब इस पे जो है कई कई सारे शोध वगैरह हुए हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता एस्टर डुफ्लो और राघवेंद्र चट्टोपाध्याय ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसके तहत उन्होंने ये पाया कि जो महिला प्रधान थी उन्होंने विशेषकर महिला को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है, जैसे कि गांव में पीने के पानी के संदर्भ में अवसंरचना का निर्माण। ठीक है, अगर आप गांव की स्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि गांव में जो ईंधन को इकट्ठा करने का काम होता है या फिर पीने का पानी भरने का काम होता है वो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यही कारण है कि जब वो महिलाएं जो हैं नेतृत्व की स्थिति में आई, जब वो मुखिया की पोस्ट तक पहुंची, तो उन्होंने सबसे पहले इसी क्षेत्र में कार्य किया, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब भारत द्वारा इस क्षेत्र में और आगे करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें यह ध्यान में रखना होगा कि 1947 से ही भारत ने वोट डालने के अधिकार को महिलाओं को दिया है, जिसमें अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करें तो यूएस में 1920 में जाके जो है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। और अगर हम ब्लैक वुमेन्स की बात करें तो उनको तो 60 के दशक तक इंतजार करना पड़ा है वोटिंग राइट्स के मामले में। इसी प्रकार के यूरोप के अधिकांश देश जो हैं उनको भी वोटिंग राइट्स के संदर्भ में जो विश्व युद्ध था, ठीक है, 20वीं शताब्दी का जो दौर था, उसी दौर में जाकर जो है यूरोप के अनेक देशों में महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिला। कहने की बात यह है कि भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ वैसे ही भारत ने जो है महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए हैं। और इससे होना ये चाहिए था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से महिला नेतृत्व आगे बढ़ा है उसी प्रकार से भारत में भी जो वुमेन लीडरशिप है, महिला नेतृत्व है, वो बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और अगर 2019 के आंकड़ों की हम बात करें तो यह जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती। जैसे कि अगर वर्तमान एनडीए सरकार की बात करें तो एनडीए सरकार में जो मंत्री परिषद है उसमें मात्र 10% महिलाएं उपस्थित हैं। इसी प्रकार से अगर 2019 के लोकसभा की बात करें तो उसमें भी मात्र 14% ही महिलाओं की भागीदारी है, जो कम से कम नहीं तो 33% तो होना ही चाहिए था। ठीक है, अब इसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रैंकिंग्स वगैरह होती हैं, जैसे कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आदि का डेटा, वो ये बताता है कि भारत की स्थिति बहुत खराब है और 195 देशों में भारत का स्थान 143वां है। अगर हम इसकी तुलना एक छोटे से देश रवांडा से करें, जो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, तो वहाँ पे जो उनकी लोकसभा है, जो उनका निचला सदन है, उसमें लगभग 60% महिलाएं हैं, जो भारत के लिए एक सीख का विषय हो सकता है। ठीक है, अब इसको जो है इस जेंडर डिसबैलेंस को, इस लैंगिक असमता को कम करने के लिए, ठीक है, इस लैंगिक असमता को कम करने के लिए भारत द्वारा राज्य और केंद्र स्तर पर महिला आरक्षण बिल को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास किया गया। हालांकि 1996 से इसको बढ़ावा दिए जाने के बावजूद, ठीक है, 24 साल से अधिक समय बीत गया है, इसके बावजूद इसको पारित नहीं किया जा सका है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमें इन सब बातों से सीख लेने की ज़रूरत है, जिसके तहत ना केवल महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए और इसके लिए काम करने की भी ज़रूरत है। इसके तहत ना केवल आपको राजनीति में काम करना होगा, बल्कि समाज में भी जो महिला नेतृत्व को लेकर जो आशंकाएं होती हैं, जो महिला नेतृत्व को लेकर जो संकीर्ण विचार आदि होते हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं की शिक्षा में, महिलाओं के स्वास्थ्य में और महिलाओं के कौशल विकास में कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, विशेषकर महिला नेतृत्व के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस दोनों से है। ठीक है, इसको आप जीएस पेपर 1 में सामाजिक मुद्दों, सोशल इश्यूज से भी जोड़कर देख सकते हैं।
ठीक है। अब इसका इसका प्रसंग क्या है, ये किस संदर्भ में आर्टिकल है, तो ये समझ लेते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से बात की गई है बेघर लोगों की, और विशेषकर ऐसे बेघर जो मानसिक स्वास्थ्य से बेहतर नहीं है। ठीक है, यानी जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे बेघर लोगों के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, विशेषकर कोविड-19 के दौर में, इसमें मुख्य रूप से इस आलेख में चर्चा की गई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो संदर्भ क्या है, कोविड-19 के काल में विशेषकर बेघरों और मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित लोगों के लिए अधिक कार्य किए जाने की ज़रूरत है। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत में अनुमानों के अनुसार लगभग 20 लाख लोग बेघर हैं, जिसमें 35% जो लोग हैं वो एक या एक से अधिक मानसिक स्वास्थ्य से ग्रस्त हैं। ठीक है, किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। इनमें से अधिकांश जो है बेहद गरीबी में जीते हैं। ये विविध प्रकार से के संघर्षों का सामना किया है इन्होंने, प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदा के शिकार रहे हैं। स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पूर्ण पहुंच नहीं हो पाई है। इसके अलावा सामाजिक अत्याचारों, पारिवारिक समस्याओं और घरेलू हिंसा के चलते भी बहुत सारे लोग बेघर होने की स्थिति पे आ जाते हैं। अब ये जितने भी लोग हैं, इन सब के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यह जो कोविड-19 की जो परिस्थिति है वो काफ़ी जो है भयावह कंडीशन है, और इसके चलते जो है काफ़ी सारी दिक्कतें देखी जा रही हैं। और विशेषकर जो सुभेद वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको इस प्रकार की जो जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा पालन करनी पड़ती हैं, उनका जो है सामना उनको ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो बेघर लोग होते हैं वो फिजिकली काफ़ी वीक होते हैं, भौतिक रूप से उनकी जो जीवन जो है उनका कम हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। चूंकि वो विविध प्रकार से सुभेद्य होते हैं, इसके चलते उनके नशे के शिकार होने की ज़्यादा आशंका होती है। और चूंकि वो बेघर होते हैं, उनको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती, इसके चलते विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित होने की भी उनकी आशंका रहती है। ठीक है, अब अगर हम इस वर्तमान कोविड-19 के पहलू को 100 साल पूर्व आए, यानी 1920 के काल में आए, ठीक है, स्पेनिश फ्लू से हम इसकी चर्चा करें, स्पेनिश फ्लू से अगर हम इसका तुलना करें तो हम पाएंगे कि जो 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू का जो आतंक भारत में फैला था, उसके चलते भारत की लगभग 66% जो जनसंख्या है वो प्रभावित हुई थी। और वर्तमान काल के समान ही उस काल में भी ये देखा गया कि जो सर्वाधिक दलित वर्ग थे, ठीक है, सर्वाधिक सुभेद वर्ग थे, उन पर जो है इसका प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक पड़ा, जिसके चलते वो बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त हुए। ठीक है, अब वर्तमान में भी ऐसी स्थिति देखी जा रही है जिसको दूर किए जाने की जरूरत है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें इस संदर्भ में करने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए? तो मुख्य रूप से इसमें राज्यों का ये दृष्टिकोण बनता है, राज्यों के ये उत्तरदायित्व है कि वो हस्तक्षेप करें ताकि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के में कार्य सुधार के लिए कार्य किया जा सके। इसके तहत न केवल मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को भी बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उनको सुधारने की ज़रूरत है, और आप इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी ले सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा जो सबसे ज़्यादा सुभेद्य वर्ग है, ठीक है, उनको सहायता देने के लिए लगभग $2 बिलियन का फंड बनाया गया है। ठीक है, इसमें आप तमिलनाडु सरकार का उदाहरण भी देख सकते हैं, जिसमें तमिलनाडु सरकार ने बेघर मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों की आवश्यकता के लिए एक इमरजेंसी केयर और रिकवरी सेंटर की स्थापना की है। ठीक है, इमरजेंसी केयर और रिकवरी सेंटर्स, और इनको जो है 10 से ज़्यादा जिलों में स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इस संदर्भ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनजीओस, विविध प्रकार के एनजीओस, ठीक है, उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और तमिलनाडु सरकार ने जिस तरीके की पहल को लिया है, जिस तरीके के इनिशिएटिव को अपनाया है, उस इनिशिएटिव को अन्य राज्य भी फॉलो करें, इसको किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को और बेहतर किया जा सके, इसके लिए आपको सामाजिक सहयोग को बढ़ाना होगा। ठीक है, अस्पतालों में उनके लिए बेड्स को निर्धारित करना होगा। ठीक है, छोटे छोटे शहरों में भी सरकारें मिलकर काम कर सकें, इसके लिए काम करना होगा। और जो मेंटल
जो हेल्थ एरिया होता है, मानसिक स्वास्थ्य का जो क्षेत्र होता है, उसमें जितनी जल्दी इस बीमारी की पहचान की ली जाए और पहचान करने के बाद इसमें हस्तक्षेप किया जाए, इंटरवेंशन किया जाए, तभी जो है इसका बेहतर परिणाम देखा जा सकता है। ठीक है। इसमें आपको समाज में जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है उसको भी दूर करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित जो लोग हैं उनको जो है बीमारी के इलाज के साथ आजीविका का अधिकार भी दिया जा सके, वो अपना खर्चा खुद से निकाल सकें, इसके लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है। ठीक है। और यह जो पूरे प्रयास हैं ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकते, इसके लिए एकीकृत, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें केंद्र, राज्य, जिला प्रशासन, एनजीओस, ठीक है, समाज, नागरिक, इन सब को जो है मिलके काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखना है बेघर और बेघर और जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित जो लोग हैं उनके संदर्भ में। ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 9 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। तो खबर क्या है? तो खबर यह है कि 14 सितंबर को जो प्रारंभ हुआ था मानसून सत्र, वो कोविड-19 के खतरे के चलते जो है बहुत जल्दी समाप्त कर दिया गया है और जो लोकसभा है उसको अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। ठीक है। तो यह जो मानसून का सत्र था वो संसद के इतिहास में, ठीक है, सबसे छोटे सत्रों में से एक रहा है। हालांकि अगर उत्पादकता के दृष्टिकोण से बात करें, प्रोडक्टिविटी के दृष्टिकोण से बात करें, तो इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो 167% रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 से ज़्यादा विधेयकों को पारित किया गया है, लगभग 2300 गैर तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया और जो 68% जो बैठकें हुई हैं उसमें विधायी कार्य हुआ है। इसके अलावा अंतिम दिन शून्यकाल को भी एक्सटेंड किया गया, शून्यकाल को भी बढ़ावा दिया गया और यह कोशिश की गई कि जो लोगों की जो समस्याएं थीं या सांसदों के जो प्रश्न थे उनको जो है लिया जा सके। ठीक है। तो कोविड-19 के दौर में संसद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, जिसको देखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है। अब इसी के संदर्भ में एक और न्यूज़ है जो पेज नंबर 9 पे दी गई है। ठीक है। इसमें जो लेबर बिल हैं उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जो है पास करा लिया गया है और इस प्रकार से जो है जो श्रम क्षेत्र में जो सुधार हो रहे हैं, ठीक है, उनको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है। तो संदर्भ क्या है? लोकसभा और साथ में राज्यसभा द्वारा भी, ठीक है, दोनों के द्वारा जो है 3 ऐतिहासिक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली श्रम संहिताओं को, ठीक है, जो है पारित कर दिया गया है। ठीक है। लेबर कोड को पारित कर दिया गया है और यह जो 3 संहिताएं हैं वो हैं औद्योगिक संबंध पे एक संहिता, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे एक संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे, स्वास्थ्य पे और कार्य दशाओं पे संहिता 2020 और सोशल सिक्योरिटी पे, सामाजिक सुरक्षा पे संहिता। इसके अलावा वेतन पर एक संहिता 2020 भी जो है वो पहले ही पारित कराई जा चुकी है। इस प्रकार से श्रम क्षेत्र में जो 4 प्रमुख संहिताएं हैं वो सभी की सभी संहिताएं जो हैं अब संसद से पारित हो गई हैं। ठीक है। तो इसके तहत हुआ क्या है? तो संहिता का मतलब होता है कोड और इसके तहत किया क्या गया है कि जो श्रम के क्षेत्र में, लेबर के क्षेत्र में जो पहले 29 कानून थे उनको इकट्ठा करके 4 श्रम संहिताओं में निहित कर दिया गया है। तो अब 29 कानूनों के स्थान पर अब केवल 4 और 4 श्रम संहिताएं होंगी। ठीक है। इससे इनको सरल बनाया गया है, इसको समझने में आसान बनाया गया है और इनको पारदर्शी भी बनाया गया है। ठीक है। तो इसके जो विशेषताओं की बात करें तो सरकार द्वारा इसकी बहुत सारे लाभों को गिनाया गया है, इसकी बहुत सारी विशेषताओं को गिनाया गया है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए ये जो कोड पारित हुए हैं ये 50 करोड़ से ज़्यादा संगठित, असंगठित और स्वनियोजित कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करते हैं। इसमें जो सरकारी ईसीआईसी स्कीम होती है, ईएफपीओ होता है, इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा आवरण को और व्यापक बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ इसमें महिला कामगारों और पुरुष कामगारों को वेतन समानता दिए जाने, ठीक है, दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने को 50% कामगार को देने, ठीक है, और साथ ही साथ जो बागान कामगार आदि हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
साथ ही साथ इसमें प्रवासी मजदूरों या प्रवासी कामगारों के कल्याण को भी ध्यान में रखा गया है और प्रवासी कामगारों के डेटा को बनाए जाने का, एक डेटाबेस को बनाए जाने को लक्षित किया गया है ताकि उनका बेहतर लक्ष्य निर्धारण हो, उनके मैपिंग स्किल को मैप कर सकें और उनको सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके। ठीक है। इसके अलावा प्रवासी कामगार साल में एक बार अपने घर जा सकें, इसके लिए उनको जो उनके नियोक्ता हैं उनसे यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है और प्रवासी कामगारों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक हेल्पलाइन भी जारी किए जाने का इसमें प्रस्ताव है। ठीक है। अब इससे सरकार द्वारा ये कहा गया है कि इससे बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे कि इससे न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही साथ जो औद्योगिक संबंध हैं जिसमें मजदूरों के बीच और फैक्ट्रियों के बीच जो औद्योगिक संबंध हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन हैं, वो जो हैं और सामंजस्यपूर्ण और बेहतर होंगे। इसके तहत जो पंजीकरण वगैरह किया जाता है, जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है या फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते हैं, उसको पारदर्शी बनाया गया है, जवाबदेह बनाया गया है और सरल बनाया गया है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी हो। ठीक है, व्यापार करने में आसानी हो। साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर राज या नौकरशाही का जो प्रभाव देखा जाता था श्रम क्षेत्र को, उसको खत्म करने के लिए अब रैंडम रूप से इसका निरीक्षण किया जाएगा और ये वेब एनेबल्ड होगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार का विवेकाधिकार ना हो और विवेकाधिकार के ना रहने से इसमें जो भ्रष्टाचार की जो संभावना रहती थी, अब वो भ्रष्टाचार की संभावना भी न्यूनतम हो सकेगी। ठीक है। तो ये कुछ लाभ हैं जिनके बारे में बात कही जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चिंताएं भी हैं जिसको समय समय पर अलग अलग संगठनों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है। तो इसमें समस्याएं कौन कौन सी हैं या चिंताएं कौन कौन सी हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये जो श्रम सुधार वगैरह किए गए हैं, इन श्रम सुधारों से ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ये जो श्रम सुधार किए गए हैं इसके माध्यम से जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र जो है ज़्यादा लाभ की स्थिति में होगा और औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में जो श्रमिक क्षेत्र है, जो श्रमिक वर्ग है, वो घाटे की स्थिति में होगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले की स्थिति में श्रमिकों को जो है ज़्यादा फायदा देने के लिए कार्य किया जाता था और इसके तहत अगर आप एक सीमा से ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो अगर आप 100 से ज़्यादा वर्कर्स वाली फैक्ट्री हैं तो आप अगर वर्कर्स को हटाना चाहते हैं या फिर फैक्ट्री को बंद करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। ठीक है। अब ये जो सरकार की अनुमति लिए जाने का जो प्रावधान है, इसको बढ़ाकर 300 कामगारों तक कर दिया गया है। यानी अगर आपके यहाँ 300 से कम कामगार काम कर रहे हैं तब आप जो है वो कर्मचारियों को निकाल सकते हैं, आप फैक्ट्री भी बंद कर सकते हैं और इसके लिए आपको सरकारी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके चलते बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे तो पहले के मुकाबले वर्कर्स को अब नौकरी से निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही साथ यह जो प्रावधान है, ये जो संहिताएं बनाई गई हैं, इन संहिताओं के माध्यम से जो मजदूरों का जो हड़ताल करने का जो अधिकार था उस पर भी बहुत सारी शर्तें रखाई गई हैं, जिसके चलते मजदूर जो है अपनी वाजिब मांगों को लेकर भी, ठीक है, वाजिब मांगों को लेकर भी जो है अब हड़ताल वगैरह नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब सरकारों का ये तर्क है कि ये इसलिए किया गया है ताकि जो औद्योगिक संबंध है वो बेहतर हो सके और जो कार्य है वो बेहतर ढंग से किया जा सके। लेकिन जो श्रमिक संगठन है उनका कहना है कि ये मजदूरों की स्वतंत्रता को, मजदूरों की जो स्वतंत्रता है उसको छीने जाने के समान है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो प्रावधान किए गए हैं और इसके माध्यम से जो सरकारी विनियमन वगैरह थे, ठीक है, जो रेगुलेशन वगैरह थे उनको जिस प्रकार से हटाया गया है उसके माध्यम से अब कर्मचारियों को नौकरी से निकालना, उनको सजा देना या फिर प्रमोशन देना, ये जो नियम है वो कंपनी के पक्ष में ज़्यादा हो जाएंगे, जिसका जो लाभ है वो कंपनियों को ज़्यादा मिलेगा और इसकी तुलना में जो कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ कम मिलेगा।
तो ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं, ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और इस पे जो है लगातार बहस हो रही है कृषि बिलों के समान ही, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। कैग का कुल कार्यकाल उनकी नियुक्ति से 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने कार्यालय पद को धारित नहीं करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर कार्य करने के पश्चात भी वह भारत सरकार के अधीन आगे कार्य करने के योग्य बना रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। तो कुल कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष नहीं होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और 65 सही है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा जो कथन है वो हमारा सही है, तीसरा जो है वो भी गलत है। तो इसके आधार पर हमारा उत्तर हो जाएगा केवल सी। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, केवल सी। ठीक है, चलिए, तो यह क्यों दिया गया है, तो आज पेज नंबर 10 पे से रिलेटेड खबर आई है, जिसमें कैग के द्वारा जो है ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है, और इस ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो स्कूलों में टॉयलेट्स बनाए जाने का जो अभियान शुरू किया गया था, स्वच्छ विद्यालय अभियान, ठीक है, स्वच्छ विद्यालय अभियान, इसको 2014 में शुरू किया गया था, और 2014 में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए थे, वो जो टॉयलेट्स हैं उनमें वर्तमान में बहुत सारी कमियां हैं, और जितने भी टॉयलेट्स बनाए गए उसमें 40% जो टॉयलेट्स हैं सरकारी स्कूलों के, वो वर्तमान में विद्यमान ही नहीं हैं, यानी केवल और केवल कागजों पे बने हैं, और जो बने भी हैं वो उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका रख रखाव सही से नहीं हो पाया, और रख रखाव सही से ना हो पाने या फिर उसमें जल की उपलब्धता ना होने के चलते वो वर्तमान में प्रयोग ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब इसके तहत कैग की ऑडिट यह भी बताती है कि जितने भी टॉयलेट्स वगैरह बनाए गए हैं उसमें लगभग जो 1.5 लाख जो टॉयलेट्स बने थे, वो 1.5 लाख टॉयलेट्स जो केंद्रीय सरकारी कंपनियां हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, केंद्रीय सरकारी उपक्रम हैं, उनके द्वारा बनाए गए थे, और इनके द्वारा जो पैसा बनाया गया, इनके द्वारा जो पैसा लगाया गया, वो एक प्रकार से पैसा बर्बाद ही हो गया है अगर इनका सही से देखरेख नहीं होगा। ठीक है, तो कैग के अनुसार इस पे कार्य करने की ज़रूरत है, जिसके तहत ना केवल टॉयलेट्स को आपको बनाना होगा, बल्कि बनाए जाने के साथ ही कोशिश ये की जानी चाहिए कि उसका रख रखाव भी सही से किया जा सके, ताकि जो आप एक बार अवसंरचना का निर्माण कर दें, उस अवसंरचना के निर्माण के बाद आपको जो है दोबारा उस पर जो है उतना ही खर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है कैग के ऑडिट के संदर्भ में। ठीक, अगर हम कैग के बारे में बात करें तो संविधान में कैग का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 191 में है, जिसमें कैग द्वारा मुख्य रूप से भारत की संचित निधि और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है कि संचित निधि से संबंधित खातों की वो जांच करता है, उन खातों के खर्चों का परीक्षण करता है। मुख्य रूप से संसद द्वारा जिस खर्च को अनुमति दी जाती है, ठीक है, उसी खर्च के अनुसार खर्च किया गया है अथवा नहीं, इसको मुख्य रूप से वो जांचता है, जिसके तहत वो खातों की ऑडिट भी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब कैग जो है, चूंकि मुख्य रूप से जो कैग की जो संस्था है वो कार्यपालिका पर यानी सरकार पर, ठीक है, कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण को स्थापित करता है, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। यही कारण है कि कैग का जो रोल है वो विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के संदर्भ में और बेहतर हो सके। यही कारण है कि कैग को बहुत सारी स्वायत्ताएं दी गई हैं, बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है 6 साल के लिए या 65 वर्ष के लिए, जो भी पहले हो, लेकिन उनको केवल और केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रवृत्ति के समान है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप कैग के पद पे काम कर रहे हैं तो उस कैग के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद आप भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में पदभार ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा जो उनका वेतन होता है, सेवा शर्तें होती हैं, अगर उनको नियुक्त कर दिया जाएगा तो उनको नियुक्ति के बाद उसे कम नहीं किया जा सकता। और उनका जो व्यय होता है, कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, वेतन भत्ते और पेंशन आदि, वो सब भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, चार्ज होते हैं। और अगर कोई राशि भारत की संचित निधि पर चार्ज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर सदन में चर्चा तो की जा सकती है, लेकिन उसमें सदन में मतदान नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैग की जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसके तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन, इसके तहत मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन, कृषि औद्योगिक प्रक्रियाएं, ठीक है, कृषि औद्योगिक प्रक्रियाएं आदि। कार्बन ऑफसेटिंग इसको प्राप्त करने का एक तरीका है। यह मुख्य रूप से केवल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से ही संबंधित है। तो इसमें हमें क्या करना है, सत्य कथन देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल और 1 और 3, कि 1, 2, 3 और 4। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, चौथा हमारा कथन गलत है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से नहीं है, बाकी जो गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें आदि, उनके उत्सर्जन को भी इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं ये खबर क्यों ली है। तो अभी पेज नंबर 13 पे ये खबर आई है, जिसमें चीन द्वारा ये कहा गया है कि वो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में इस बात को आगे बढ़ाए जाने का एक ट्रेंड सा चला है, जिसके तहत अधिकांश जो विकसित देश हैं वो चाहते हैं कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएं, ठीक है। तो कार्बन न्यूट्रल होता क्या है? तो कार्बन न्यूट्रल जो संकल्पना है वो एक नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्राप्त करने की संकल्पना है, जिसके तहत जो आप CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं, ठीक है, उस CO2 उत्सर्जित को आप कार्बन रिमूवल के माध्यम से संतुलित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया, वहीं दूसरी ओर आप कोशिश करेंगे कि आप वृक्षों को लगाएं ताकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑफसेट हो जाए, यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वृक्षों द्वारा ग्रहण कर ली जाए। तो इससे होता क्या है कि आप जितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं उतनी ही जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड उसको वातावरण से हटाते भी हैं। इसी को कहा जाता है कार्बन न्यूट्रल होना, ठीक है। तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि जितना देश जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करे उतना ही जो है उसको वातावरण से वो हटा भी दे, ठीक है। तो जैसे कि आप इसे कह सकते हैं, इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो आपका जो ऊर्जा का प्रयोग है, एनर्जी यूज़ है, ठीक है, उसको बेहतर किया जाएगा। ऊर्जा जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाएगा। एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है, जैसे कि बल्ब की जगह पे आप CFL इस्तेमाल करेंगे, और अगर CFL नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह आप LED इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो है आप कोशिश किए जाते हैं। इस तरीके से अगर मान लीजिए आप जो है फ्रिज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप जो 5 रेटिंग वाले जो फ्रिज होते हैं, जो ऊर्जा कम खर्च करते हैं, उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो एनर्जी यूज़ में आप जो पारंपरिक ईंधनों से चलने वाले जो ईंधन है, वाहन है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल से चलने वाले वाहन है या फिर डीजल से चलने वाले वाहन है, उसके स्थान पर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आप CNG वगैरह का यूज़ करेंगे। इसके आधार पर जो है आप कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्लीनर फ्यूल की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत आप जैव ईंधन आदि की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये हो गया। इसके अलावा आप नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक बल देते हैं ताकि उससे होने वाला जो जो पारंपरिक ईंधनों से होने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम हो सके। साथ ही साथ अगर आपने एक सीमा से ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर दिया है तो आप जो है कार्बन क्रेडिट आदि के माध्यम से उसको ऑफसेट आदि करते हैं, आप जो है वृक्ष आदि लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसके तहत देखिए इस चित्र के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तरफ आपने वायुयान वगैरह उड़ाया, या फिर आप ये कह सकते हैं आपने परिवहन के माध्यम से, ठीक है, परिवहन के माध्यम से जो है आपने कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करा, प्लस किया। अब इसको जो है आप ऑफसेट करेंगे, इसको आप प्रतिसंतुलित करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा को अपना के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि आप जो है परिवहन में ज़्यादा ज़्यादा जो है आप परिवहन में ज़्यादा जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हो, परिवहन में है जो है आप हो सकता है आप फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, आप जो है डीजल इस्तेमाल कर रहे हो, आप जो है पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब यह जो आप यहाँ पे इस क्षेत्र में आप जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उत्सर्जित करेंगे, ठीक है, उसको आप प्रतिसंतुलित करेंगे दूसरे क्षेत्र में, जिसमें आप औद्योगिक क्षेत्र में या फिर घरेलू क्षेत्र में आप नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे या फिर वायु ऊर्जा को बढ़ावा देंगे, जिसके चलते यहाँ से होने वाला जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रतिसंतुलित हो जाएगा और इस तरीके से आप एक न्यूट्रलिटी को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर इस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बढ़ावा देके कार्बन न्यूट्रलिटी को प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक कार्य किया जा सके। ठीक है, चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कावेरी इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन प्रोजेक्ट है। इसका विकास गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE नामक संस्था द्वारा किया गया है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। कावेरी इंजन का सफलतापूर्वक प्रयोग सितंबर 2008 से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 कि 1, 2 और 3। तो इसमें कावेरी इंजन के संदर्भ में पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, हालांकि ये तीसरा कथन गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, तो आज जो है पेज नंबर 1 पे एक खबर आई है, GS पेपर 3 का साइंस टेक्सिस का संबंध हो गया है सकते हैं, जिसमें कैग ने एक ऑडिट रिपोर्ट दी है और उसके तहत उसने कहा है कि जो फ्रांस से जो राफेल के जो समझौते किए गए, ठीक है, इन समझौतों के तहत यह कहा गया कि आप जो है तकनीक के हस्तांतरण को भी स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तकनीक हस्तांतरण भी होगा, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण भी होगा, लेकिन राफेल डील होने के बावजूद जो है जो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है और इस टेक्नोलॉजी हस्तांतरण में कावेरी इंजन को सफल बनाने से संबंधित टेक्नोलॉजी हस्तांतरण भी किया जाना था, वो भी अब तक नहीं किया गया है। ठीक है, भारत द्वारा जो है काफ़ी समय से एक स्वदेशी इंजन को बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका नाम है कावेरी इंजन। ठीक है, कावेरी इंजन क्या है? कावेरी इंजन एक प्रकार का आफ्टर बर्निंग जेट इंजन है। ठीक है, जो टर्बोफॉन जेट इंजन है। ठीक, अब ये करता क्या है? तो यह मुख्य रूप से जो है वायुयानों वगैरह में या फिर इसको मुख्य रूप से बनाया जा रहा था भारत के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, तेजस वगैरह जो लड़ाकू विमान है उसमें इस्तेमाल करने के लिए इसको विकसित किया जा रहा था। हालांकि 2008 में जो है इसको जो है पूर्ण रूप से विकसित करने की योजना थी। हालांकि इसको जो है कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं किया जा सका है। ठीक है, यही कारण है कि इसको विकसित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जब भारत ने फ्रांस से राफेल डील की तो फ्रांस से राफेल डील करने के साथ ही भारत ने कोशिश की कि जो हमारा जो स्वदेशी इंजन कावेरी है उसको भी जो है विदेशी सहायता की से तकनीक हस्तांतरण के माध्यम से इसको बेहतर बनाया जा सके। इसके तहत कोशिश ये की गई कि जो फ्रांस की जो कंपनी है, ठीक है, स्निकमा,
ठीक है, स्निग्मा या फिर उसको कहा जाता है साफरान एयरक्राफ्ट इंजन। ये फ्रांस की एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट के इंजन वगैरह बनाती है। इसके साथ जो है समझौता करके कोशिश ये की गई कि डीआरडीओ जो है इसके माध्यम से तकनीक हस्तांतरण करेगा और फिर जो है कावेरी इंजन जो तकनीकी रूप से थोड़ा सा अभी विकसित नहीं हो पाया है उसको विकास किया जाएगा। लेकिन अभी कैग ने ये कहा है कि डीआरडीओ के साथ जो ये डील होने वाली थी वो अब तक कंफर्म नहीं हो पाई है, जिसके चलते आपने राफेल तो भले ही लिए हो लेकिन फिर भी आप तकनीकी हस्तांतरण को सफल नहीं बना पाए हैं। ठीक है, तो कावेरी इंजन के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है कावेरी इंजन। तो यहाँ से देख सकते हैं तो पहले के तीनों जो कथन है वो तीनों के तीनों पहले के दोनों जो कथन है वो दोनों के दोनों सही हैं। यह एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन प्रोजेक्ट है। इसका विकास एक संस्था ने किया है जिसका नाम है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो बेंगलोर में स्थित एक संस्था है। ठीक है, और ये डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक प्रयोगशाला है। अभी मुख्य रूप से कार्य करती रही है इंजनों के विकास में। ठीक है, और यह जो कावेरी इंजन बनाया जाने वाला था मुख्य रूप से तेजस जो लड़ाकू विमान है इसमें लगाया जाने वाला था, लेकिन ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है और इसको अभी भी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आफ्टर बर्निंग तकनीक क्या होती है? तो आफ्टर बर्निंग जो है जेट इंजनों में प्रयोग किया जाने वाला वह अतिरिक्त दहन भाग है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों से थ्रस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे वायुयान की गति बढ़ती है। होता क्या है कि जो जेट इंजन जितने होते हैं, ठीक है, जेट इंजन मुख्य रूप से जो उनका ईंधन होता है उस ईंधन को जलाने के लिए वो वायु से ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि कोई भी ईंधन हो वो बिना वायु की उपस्थिति के या यूं कहें बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के जलेगा नहीं। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब जेट इंजन कार्य करता है और ये जो जेट इंजन है ये और तेजी से आगे बढ़ सके, इसको और अच्छे से जो है धक्का मिल सके, थ्रस्ट मिल सके, इसके लिए इसमें आफ्टर बर्निंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसको एक बार और जला के ईंधन को एक बार और जला के जो है उसको और बेहतर किया जाता है, उसकी गति बढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम टर्बो फैन की बात करें तो इसको फैन जेट भी कहते हैं। ये जेट इंजन का एक प्रकार है जो एक प्रकार का एयर ब्रीदिंग जेट होता है। एयर ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ? एयर ब्रीदिंग का मतलब यह हुआ कि यह जो है वायु से ही ऑक्सीजन लेकर इंजन में ईंधन को दहन करता है। ठीक है, अब वायु जो है से ही अगर ये ऑक्सीजन ले लेगा तो ईंधन को जलाने के लिए आपको अलग से ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजर, ठीक है, ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो ईंधन है या फिर इंजन जो है उसका भार कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में जो है इस निकमा साफरान एयरक्राफ्ट इंजन की तकनीक के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से कावेरी इंजन को फिर से बेहतर बनाए जाने की कोशिशें की जा रही हैं डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्वेरी हार्बर, ठीक है, मैक्वेरी हार्बर ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया क्षेत्र में स्थित एक बड़ा किंतु छिछला इनलेट प्रवेशिका है। हाल ही में यह एक व्यापक तेल के रिसाव के चलते चर्चा में रहा, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा तेल रिसाव था। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन या कथनों की पहचान करें। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें पहला कथन तो सही है, दूसरा कथन गलत है। उत्तर क्या है हमारा? ए। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज पेज नंबर 13 पे एक खबर आई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के मैक्वेरी हार्बर में, ठीक है, 300 से ज़्यादा वेलें मर गई। ठीक है, मास स्टैंडिंग के चलते। मास स्टैंडिंग क्या होता है? तो मास स्टैंडिंग के चलते क्या होता है कि वेल जो है वायु के वेल जो है एक स्तनधारी है, एक स्तनधारी मछली होती है। ठीक है, जो स्तनधारी होती है, मछलियों के विपरीत यह एक स्तनधारी जीव होता है और ये करता क्या है कि ये समुंदर में तो भले रहती हैं लेकिन यह बीच बीच में वायु लेने के लिए, हवा लेने के लिए, या यूं कह सकते हैं सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर आते हैं। अब इससे होता क्या है कि कई बार लहरें जो तेज अगर होती हैं और जब ये लहरें तेज होती हैं और ये वायु लेने के लिए जब सतह पे आती हैं तो तेज लहरों से बहकर कई बार ये समुद्र के तटों के किनारे पर आ जाती हैं।
ठीक है। और अगर ये समुद्र के तटों पे आ जाएं तो कई बार जो है इनका समुद्र में वापस लौटना जो है मुश्किल हो जाता है। और इसी को कहते हैं मास स्टैंडिंग, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है वेल देखी जाती हैं तटों पे फंसी हुई। और जब ये तट पर फंस जाती हैं तो वायु की अनुपस्थिति के चलते, पानी की अनुपस्थिति के चलते जो है वो मर जाती हैं। ठीक है। तो चूंकि पानी में रहने वाले जीव हैं, अगर पानी में नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे। इसी के चलते जो है 300 से 80 वेल्स जो हैं वो मास स्टैंडिंग यानी तट पर फंसने के चलते मरने की स्थिति उनमें देखी गई है, जिसमें जो हमने बात करी, ठीक है, मैक्वेरी हार्बर, वहां पे घटना देखी गई है। ठीक है। तो वेल स्टैंडिंग की जो घटना है ऑस्ट्रेलिया में देखी गई, जिसमें जो यह क्षेत्र है इसको कहा जाता है तस्मानिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये तस्मानिया का एक राज्य है, एक क्षेत्र है। और इस तस्मानिया में एक छोटा सा इनलेट है, एक छोटी सी प्रवेशिका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया, यहाँ पे जल प्रवेश कर सकता है। ठीक है। इसे कहा जाता है इनलेट। तो ये पूरा स्थल भाग के बीच में थोड़ा सा जलीय क्षेत्र होता है। तो उसमें जो है मैक्वेरी हार्बर नाम की जगह पे 380 से ज़्यादा वेल्स जो हैं वो फंस गई, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। इसको इसमें भी देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये मैक्वेरी हार्बर है। ठीक। और ये छोटे से चैनल के माध्यम से समुद्र से जुड़ा है। ठीक है। ये छोटा सा एक चैनल है, इसके माध्यम से समुद्र से जुड़ा है। और यहाँ पे जो है वेलों के फंसने के चलते 300 से 80 वेलों की मृत्यु हो गई है। ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। वेलों की मृत्यु के चलते यह चर्चा में रहा है, जो है उसके जलने के चलते नहीं। ठीक है। तेल रिसाव आदि के चलते नहीं। ठीक। चलिए अब जो है लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है। चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है। दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं चैत्य और विहारों की, या फिर हम बात करें बौद्ध अवसंरचना की, ठीक है, बौद्ध बिल्डिंग्स की, तब इसमें चैत्य और स्तूप और विहार, इन तीन का जो है महत्वपूर्ण स्थान आता है। ठीक है। इसमें चैत्य मुख्य रूप से मंदिर होते हैं। ठीक है। और स्तूप जो होता है वो आप कह सकते हैं, इसमें स्तूप जो है उसमें जो जो बौद्ध विद्वान होते हैं या फिर बुद्ध वगैरह हैं, उनके अस्थि अवशेष वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है। अस्थि अवशेष वगैरह रखने का स्थल होता है। इसके अलावा जो विहार होता है वो मुख्य रूप से निवास स्थान होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं। ठीक है। तो चैत्य क्या है? चैत्य है हमारे पूजा स्थल या फिर मंदिर कह सकते हैं। और विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का निवास है, वो एक तरीके का उनका कॉलेज होता है या निवास स्थान होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वैश्विक स्तर के साथ ही भारत में भी लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि न केवल प्रक्रियाओं और संस्थाओं का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए, अपितु लोकतंत्र में निवासित लोग भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से जी सकें, इसके लिए कार्य किया जाना चाहिए। हाल के समय में लोकतंत्र के तहत लोगों की प्रसन्नता पर भी ध्यान दिए जाने की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। चाहे 100 वर्ष पूर्व का स्पेनिश फ्लू हो अथवा वर्तमान का कोविड-19, दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ही प्रकार की आपदाएं यह बताती हैं कि बेघरों और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के लिए अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान कोविड-19 के दौर में बेघर और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों की चर्चा करते हुए कथन को स्पष्ट करें। 250 शब्द 15 अंक। तो ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जो हमने लोकतंत्र वाला आर्टिकल डिस्कस किया है उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जो हमने मानसिक स्वास्थ्य और बेघर लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया है
उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि 100 साल पहले का स्पेनिश फ्लू, उसमें भी जो है सबसे ज़्यादा जो सुभेद लोग थे उनको सबसे ज़्यादा गरीबी का और उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से इसके 100 साल बाद जो कोविड-19 का दौर आया है, उसमें भी जो सुभेद व्यक्ति हैं, ठीक है, चाहे जिसमें वो गरीब हों, चाहे विकलांग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति प्रवासी मजदूर हों, ठीक है, चाहे वो जो है विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित लोग हों या फिर जो है वो गैर संस्थागत रूपों में जुड़े हुए लोग हों, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हों, कृषि मजदूर हों, उन सबको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और ये सारे के सारे सुभेद वर्गों में, महिलाओं आदि में बेघरों और मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित लोग जो हैं वो ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, जिनके लिए कार्य करने की ज़रूरत है। और इसमें जो जो कार्य किए गए हैं, जो जो कार्य किए जाने चाहिए, आप उसके बारे में कुछ उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए, तो आज का जो हमारा जो डिस्कशन है उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम अधिक से अधिक टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें, अधिक से अधिक जो संकल्पनाएं हैं वो आपके समक्ष रख सकें। होपफुली आपको हमारे वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम की वीडियोस वगैरह पसंद कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप पर। धन्यवाद।